हेलो जी, कैसे सारे दिस लक्ष्य। तो हम आ चुके हैं हमारे डीबीएमएस के लेक्चर नंबर 16 पर और आज हमें क्विक वीडियो निकालने वाला है टू अंडरस्टैंड टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस। तो हम समझते हैं टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस। तो कुछ टाइप्स हम पढ़ ही चुके हैं। रिलेशनल हम शुरू से ही डिस्कस कर रहे हैं, रिलेशन मॉडल। फिर हमने NoSQL का मॉडल भी लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया। तो एक फॉर्मली देख लेते हैं और कितने टाइप के डेटाबेसेस होते हैं हमारे, उनके क्या क्या यूज़ केसेस है। ठीक है, तो सबसे पहला डेटाबेस जो हमने पढ़ाई था वो मेरा है रिलेशनल बेसिस। तो रिलेशनल डेटाबेसेस के बारे में हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। ये रिलेशनल मॉडल यूज़ होता है इसके अंदर, है ना। चीज़ें हम टेबल्स की फॉर्म में डिफाइन करते हैं। टेबल्स जो हैं रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से, और टेबल्स को मैं रिलेशंस भी बोलता हूँ। फॉरेन की के थ्रू मैं इस्टेब्लिश करता हूँ रिलेशन, तो सारे टेबल्स आपस में रिलेटेड होते हैं। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी होती है, ठीक है, और बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं। ये सब हम बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं, है ना। एक बार ब्रीफली नोट्स में मैंने इसको डिस्क्राइब कर दिया है, नोट्स से डिस्कस कर लेते हैं ब्रीफली। बेस्ड ऑन रिलेशन मॉडल, है ना, और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है। आज भी यूज़ होता है ये, है ना, और बहुत ही ज़्यादा मैच्योर भी है। मैं कहूँ कि ऑलमोस्ट सभी टाइप के यूज़ केसेस में ये यूज़ हो सकता है, अपार्ट फ्रॉम द यूज़ केस जो कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया, जहाँ पे मुझे स्केलेबिलिटी चाहिए होती है, हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी, है ना। अगर मेरे सिस्टम में हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी नहीं है, वो वाला इशू नहीं है ना, तो उस केस में मैं रिलेशनल मॉडल को यूज़ कर सकता हूँ, MySQL को यूज़ कर सकता हूँ, रिलेशनल मॉडल बेस्ड कोई भी DBMS को यूज़ कर सकता हूँ, RDBMS को यूज़ कर सकता हूँ, है ना। तो मैं बोलूँगा सबसे ज़्यादा मैच्योर्ड है ये, ठीक है। ऑल्दो आजकल क्लाउड के पर्सपेक्टिव में NoSQL इज़ ऑलमोस्ट मैच्योर, MongoDB की अगर मैं बात करूँ तो, बट ये भी काफ़ी ज़्यादा मैच्योर है और बहुत ही पुराना है। ये बहुत पुराना है, तो इसका कम्युनिटी सपोर्ट बहुत अच्छा है ना। मतलब दुनिया भर के आपको इसमें स्टैक ओवरफ्लो पे या इंटरनेट पे इसके कोर्सेज मिल जाएंगे, आपको इसका सपोर्ट मिल जाएगा। अगर आप कहीं फंस रहे हो तो आपको इसके सपोर्ट आराम से मिल जाएगा, है ना, कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। डिस्क्रीट टेबल्स की फॉर्म में चीज़ें स्टोर होती हैं। जॉइन की मदद से मैं रिलेशन एस्टैब्लिश करके मीनिंगफुल डेटा निकालता हूँ DBMS से, है ना। और ये हाईली ऑप्टिमाइज्ड है क्योंकि ये स्ट्रक्चर्ड डेटा को स्टोर करता है। रिलेशनल मॉडल या RDBMS के अंदर अगर मैं डेटा को इनपुट कर रहा हूँ तो डेटा मेरा स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के बारे में, राइट, ठीक है। और ये गारंटी करता है कि डेटा नॉर्मलाइज्ड होगा, है ना। इसकी रिक्वायरमेंट ही होती है कि आप नॉर्मलाइजेशन करोगे, आप रिडंडेंसी रिमूव करोगे तो डेटा को डालोगे। इसलिए जो रिलेशन मॉडल हमने पूरा डिज़ाइन पढ़ा कि किस तरीके से पहले हम डेटा को विजुलाइज करते हैं, ER डायग्राम बनाते हैं, ER डायग्राम टेबल्स में कन्वर्ट करते हैं, कैसे धीरे धीरे डेटा नॉर्मलाइजेशन अप्लाई हो जाती है और थिंग्स आर ऑलमोस्ट नॉर्मलाइज्ड, है ना, और डेटा रिडंडेंसी नहीं होती, ठीक है। SQL की मदद से इसको हम रिट्रीव करते हैं, ठीक है। ह्यूज सिस्टम मोर कॉम्प्लेक्स डेटा बिकम ह्यूज सिस्टम बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। डेटा ज़्यादा बड़ा होता है तो सिस्टम मोर कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि बहुत सारे टेबल्स आपके हो जाएंगे, बहुत सारे टेबल्स में रिलेशन एस्टैब्लिश करना, ठीक है, आपको ध्यान रखना कि कौन सा डेटा किससे रिलेटेड है ना, तो थोड़ा सा मैसी हो जाता है। तो DBA के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है कि अगर आपका रिलेशनल मॉडल बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए, सॉफ्टवेयर के लिए, तो उसको मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल है ना। बट इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो है स्केलेबिलिटी इशू। मैं इसको सबसे ज़्यादा मैच्योर DB बोलूँगा, बट एक ही प्रॉब्लम है इसके अंदर, हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी, है ना। ये लास्ट लेक्चर में पढ़ा। तो आपसे अगर इंटरव्यू में कोई पूछता है कि रिलेशन मॉडल में कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से क्लाउड सिस्टम में यूज़ नहीं होता, या फिर क्यों मैं इसको एक मैं बेस्ट DBMS क्यों नहीं बोलता रिलेशन मॉडल को या रिलेशनल डेटाबेसेस को, क्योंकि इसके अंदर आज की डेट में जो क्लाउड की रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल करने का इसमें कैपेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है ना। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय क्रायो। क्रायो द वर्ल्ड्स लीडिंग वर्क एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप अपने सॉफ्टवेयर स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं और साथ ही साथ टॉप डेव जॉब्स भी ग्रैब कर सकते हैं। अनलाइक यूजुअल कोर्सेज, क्रायो में आप फुल स्टैक डेवलपमेंट या बैकएंड डेवलपमेंट सीखने वाले हैं, बट बाय बिल्डिंग इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट्स इन अ रियल डेवलपर एनवायरनमेंट। एट द एंड ऑफ देयर प्रोग्राम्स आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना चुके होंगे, जिससे आपका रिज्यूमे और इफेक्टिव हो जाएगा और एक स्ट्रॉन्ग गिटहब प्रोफाइल भी बन जाएगी। आप फुल स्टैक डेवलपमेंट में या बैकएंड डेवलपमेंट में क्या क्या टेक यूज करने वाले हैं वो सब भी आपको यहाँ पर विजिबल है, और साथ ही साथ आपको पर्सनलाइज्ड करियर असिस्टेंस भी मिलने वाली है, ताकि आपकी ड्रीम जॉब की डबल श्योरिटी हो। आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं एक लिंक अटैच कर देता हूँ, उसको यूज करके आप मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट क्रायो प्रोग्राम्स पर ले सकते हैं और साथ ही साथ कुछ फ्री रिसोर्सेज को भी अनलॉक कर सकते हैं। तो फटाफट डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक को यूज करेंगे, एक प्लेसमेंट ग्रैब करेंगे और मुझे पार्टी देंगे। सो बुक योर फ्री ट्रायल नाउ। आगे बढ़ते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेसेस।
अगर मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेसेस की बात करूं, इसको थोड़ा फॉर्मली डिस्कस कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडलिंग। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से हमें थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा। ऊप्स, किसी को ऊप्स याद आ रहा है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से ऊप्स, है ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, है ना। मैं बोलूँगा कि ये ऊप्स के सिमिलर कंसेप्ट पे काम करता है, ठीक है। जो ऊप्स के अंदर आपने देखा होगा ऑब्जेक्ट्स होते हैं, राइट, ऑब्जेक्ट होते हैं, क्लासेस होती है, क्लास का एक इंस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट, है ना, और हम इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, है ना, इस टाइप की चीज़ें एस्टेब्लिश करते हैं हमारे ऊप्स के अंदर, है ना। तो कोई आपके पास क्लास होती है, क्लास के इंस्टेंस होते हैं जिनको मैं क्या बोलता हूँ, ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रही है तो आई वुड रिकमेंड कि जो लव बब्बर भैया आपके, उनका एक ऊप्स की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, यूट्यूब पे मिल जाएगी। ऊप्स उन्होंने पढ़ाया तो आपको समझ आ जाएगा बेसिकली क्लास ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, क्योंकि ऊप्स डीबी या फिर मैं बोलूँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डीबी को समझने के लिए आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी ज़रूरी है कि ऊप्स के कंसेप्ट होते क्या हैं, है ना। इसलिए मैं बोलूँगा कि ये थोड़ा टिपिकल भी है समझना, और ये ज़्यादा पॉपुलर भी नहीं है, क्योंकि इसको बहुत एडवांस आपको वो चाहिए कैपेबिलिटी समझने के लिए इस चीज़ को, राइट, मॉडल करने के लिए। आप सब कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में सोचोगे, अपने पूरे सिस्टम को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में डिज़ाइन करोगे ना। तो ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। एज्यूमिंग कि आपको क्लास ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है, ऊप्स के थोड़े थोड़े नॉलेज आपको है, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या है, ये सब आपको पता है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। क्लास के अंदर आपके पास क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स, है ना, क्लास के एट्रीब्यूट्स और मेथड्स, फंक्शन से बोल देता हूँ ना। एट्रीब्यूट्स होते हैं, मेथड। एट्रीब्यूट्स क्या बताते हैं, मैं बोल रहा हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक या क्या क्या डेटा टाइप मिलके क्लास को डिफाइन करते हैं, है ना। और मेथड्स क्या बताते हैं, बिहेवियर। ये बिहेवियर वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऊप्स के अंदर भी अगर कोई पूछे आपसे, जो क्लास के फंक्शंस होते हैं, मेथड्स होते हैं, वो क्या बताते हैं, वो बताते हैं आपके ऑब्जेक्ट का बिहेवियर, वो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट क्या क्या करने के कैपेबल है, वो चीज़ बताने का काम उसके मेथड्स करते हैं। तो क्लास का बिहेवियर इज डिफाइंड बाय द मेथड्स डिफाइंड इन दैट पर्टिकुलर क्लास, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं बोलूँगा, ये हमें समझ आ गया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डीबी के अंदर सब कुछ जो है ना, सब कुछ ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में डिफाइन होता है। सब कुछ ऑब्जेक्ट की फॉर्म डिफाइन होता है और ऑब्जेक्ट की फॉर्म में स्टोर भी होता है। डायरेक्टली स्ट्रिंग, डेटा टाइप ऐसा कुछ स्टोर नहीं होता। आप डेटा को उठाते हो, उसको इनकैप्सुलेट करते हो या फिर उसको बंडल करते हो किसी एक क्लास में, है ना, या क्लास के इंस्टेंस में। क्लास का इंस्टेंस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में बंडल करते हो। क्लास तो सिंपल ब्लूप्रिंट होता है ना। तो ऑब्जेक्ट में बंडल करते हो और उस ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली स्टोर करते हो आप डिस्क पे या फिर डेटाबेस के अंदर, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। ऑब्जेक्ट्स के पास उसके बाद टेबल्स हो सकते हैं, एग्जीक्यूटेबल कोड हो सकता है। एग्जीक्यूटेबल कोड कहाँ पे होगा, उसके मेथड्स में, है ना। इसको एक बार समझेंगे, ठीक है। और जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स दे कम्युनिकेट वाया मेथड्स। एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से मेथड्स के द्वारा कम्युनिकेट करेगा। ये सब चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए, फिर हम समझते हैं आगे, ठीक है। और एक और कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि हैंडल्स बोलते हैं। हैंडल्स क्या हैं, ऑब्जेक्ट की आईडी, या मैं प्राइमरी की बोल देता हूँ अगर आप रिलेशनल के टर्म्स में चलो तो, है ना। बहुत ही बढ़िया। तो मैं बोलूँगा कि जितनी भी इंफॉर्मेशन डीबी के अंदर स्टोर्ड है, जो डीबी के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, वो कैपेबल है ऑफ बीइंग रिप्रेजेंटेड एज एन ऑब्जेक्ट। यानी कि मैं क्या बोलूँगा, जो भी डेटा स्टोर्ड है, अगर मैं उसको रिट्रीव करता हूँ तो वो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में रिट्रीव हो जाता है। सिंपली वो एक ऑब्जेक्ट कहलाता है, उसको मैं सिंपली एक ऑब्जेक्ट बोल सकता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल समझने से पहले एक बार देख लें नोट्स में क्या कुछ लिखा है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल प्योरली बेस्ड है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम के बेस पे, है ना। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम हम पूरे डीबी को देखेंगे, उसमें देखेंगे
कि कौन कौन सी चीज़ें क्लास बन सकती हैं, है ना, क्या क्या क्लासेस मैं डिफाइन कर सकता हूँ। हो सकता है मैं स्टूडेंट एक क्लास बना दूँ, थोड़ा थोड़ा ये एंटिटी ER डायग्राम से रिलेटेड है, एंटिटी बना दूँ, है ना, क्लास बना दूँ, क्लास के अंदर कुछ मेथड डिफाइन करूँगा कि भाई क्लास के क्या एट्रीब्यूट्स हैं और क्लास क्या कर सकती है, उसके बिहेवियर क्या हैं, और डेटा को उन क्लास की फॉर्म में स्टोर करूँगा। यानी कि स्टूडेंट क्लास बनाई मैं, स्टूडेंट क्लास के अंदर मैंने नेम, उसका रोल नंबर वगैरह वगैरह कुछ लिखा, और समझ लो स्टूडेंट क्या कर सकता है, स्टूडेंट कैन स्टडी, ऐसा कुछ एक मेथड बना दिया मैंने, ठीक है। या फिर स्टूडेंट पास हुआ है, इसका मैंने मेथड बना दिया कि क्या वो 2021 के एग्ज़ाम में पास हुआ है, इसका एक फंक्शन बना दिया। तो आप क्या करोगे, आप ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस बनाओगे, जब भी आपका डेटा आएगा उस ऑब्जेक्ट के इंस्टेंस बना के स्टूडेंट, उस पर्टिकुलर स्टूडेंट की सब कुछ नेम, रोल नंबर, एड्रेस वगैरह सब कुछ सेट करोगे और DB में ऑब्जेक्ट की फॉर्म में स्टोर कर दोगे। फिर जब रिट्रीव भी करोगे तो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में रिट्रीव कर लोगे। और हर ऑब्जेक्ट के अंदर मेथड्स होते हैं, तो स्टूडेंट डॉट क्या वो पास हुआ था, स्टूडेंट डॉट इज पास्ड कॉल करोगे तो पता चल जाएगा कि वो पास हुआ था कि नहीं, ठीक है। तो उसके अंदर एग्जीक्यूटेबल कोड भी है। तो इस तरीके से कुछ डिज़ाइन करके स्टोर होता है ये, ठीक है। बहुत डेप्थ में पढ़ने लगे तो इट वुड बी एन एंटायर कोर्स, है ना, बट थोड़ा थोड़ा दिमाग में समझने की कोशिश करो, जिसको थोड़ी सी ऊप्स क्लियर होगी ना वो चीज़ें समझ पाएगा कि ऑब्जेक्ट की फॉर्म में स्टोर करने का मतलब क्या है ना। टेबल्स नहीं है यहाँ पे, टेबल्स नहीं है यहाँ पे कि भाई एक टेबल बना दिया मैंने, एक ब्लूप्रिंट बना दिया, उसके एक रो वाइज स्टोर करता जा रहा हूँ मैं, नो। आपके पास क्लास है, क्लास का एक इंस्टेंस बनाओगे, ऑब्जेक्ट बनाओगे, उस ऑब्जेक्ट को स्टोर करोगे एज ए होल बंच, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इसके अंदर ऊप्स के सारे कंसेप्ट अप्लाई होते हैं। इसके अंदर इनहेरिटेंस अप्लाई होती है। इनहेरिटेंस कैसे अप्लाई होगी, इनहेरिटेंस अप्लाई होने के लिए आप बोल सकते हो कि एक पर्सन क्लास है ना, पर्सन क्लास है, उसके अंदर नेम, उसका जेंडर और उसके एज स्टोर्ड है। अब पर्सन क्लास को इनहेरिट करते हैं स्टूडेंट और उसी को इनहेरिट करते हैं प्रोफेसर्स, ठीक है। स्टूडेंट के अलग एट्रीब्यूट है, सॉरी प्रोफेसर के अलग एट्रीब्यूट है। तो इस तरीके से आप डिफाइन करते हो। तो यहाँ इनहेरिटेंस अप्लाई होती है और ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी होती है। ऑब्जेक्ट खुद एक रिप्रेजेंटेड डेटा पॉइंट होता है। स्टूडेंट ऑब्जेक्ट खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो एक स्टूडेंट है ना। तो इनकैप्सुलेशन के अंदर मैं ये हाइड कर सकता हूँ कि स्टूडेंट या फिर किसी एक ऑब्जेक्ट के कौन कौन से इन्फॉर्मेशन एट्रीब्यूट आपके दूसरे ऑब्जेक्ट को दिखें एंड वाइस वर्सा, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। तो मेथड विद मेथड्स टू प्रोवाइड इंटरफेस टू द ऑब्जेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल जो होता है वो स्ट्रक्चर्ड होता है और कलेक्शन ऑफ डेटा, यानी ये भी स्ट्रक्चर्ड डेटा को स्टोर करता है। आपको समझ आ ही रहा होगा कि ऑब्जेक्ट के फॉर्म में कर रहा हूँ तो मुझे स्ट्रक्चर चाहिए कि स्टूडेंट का नेम होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, तभी मैं डाल के इसको स्टोर करूँगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। समटाइम्स द डेटा बेस कैन बी वेरी कॉम्प्लेक्स हैविंग मल्टीपल रिलेशंस, है ना। मेंटेन रिलेशन बिटवीन दैम कैन बी टीडियस एट टाइम इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। अब ये क्या है, ये बताने की कोशिश हो रही है कि किस पोजीशन में यूज़ करता हूँ। जब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, रिलेशन एस्टैब्लिश करना मुश्किल होता है। देखो, रिलेशन मॉडल के अंदर प्रॉब्लम तभी आ जाती है जब रिलेशन एस्टैब्लिश करने में प्रॉब्लम आ जाए। रिलेशनल मॉडल का बेसिस ही रिलेशंस है ना, एक टेबल का दूसरे टेबल से रिलेशन होना। तो अगर वही टीडियस टास्क हो जाए उसको मेंटेन करना, तो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस शिफ्ट हो सकते हैं, है ना। इसके अंदर इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेसेस डेटा स्टेटेड ऑब्जेक्ट हमें समझ आ गया है। ऑल द इन्फॉर्मेशन कम इन वन इंस्टेंटली अवेलेबल ऑब्जेक्ट पैकेज इंस्टेड ऑफ मल्टीपल टेबल्स। यानी कि मुझे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं क्या करूँगा, मैं ऐसा नहीं करूँगा कि मैं बहुत सारे टेबल्स को ज्वाइन करके इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगा, नो। मेरे ऑब्जेक्ट के अंदर ही सारे नीडेड इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड होगी, ठीक है। एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लेते हैं, बस उससे पहले एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। अगर मैं एग्जाम्पल देखूँ तो सपोज करो आपके पास एक पर्सन ऑब्जेक्ट है ना, इसका नेम होगा, ऐसा कुछ क्लास डायग्राम बनाते थे हम, याद करो, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस। तो ऐसा कुछ एग्जांपल है, हमने छोटा सा एग्जांपल लेने की कोशिश की है, ठीक है। जैसे एक पर्सन क्लास है, ठीक है। पर्सन क्लास के अंदर, यानी कि ये इसका ब्लूप्रिंट है, तो पर्सन ऑब्जेक्ट स्टोर होंगे, है ना। और एक और ऑब्जेक्ट है आपका स्टूडेंट। स्टूडेंट के अंदर रोल नंबर, मार्क्स और स्टूडेंट के रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन आप डाल सकते हो। तो जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट इज ए पर्सन, है ना। स्टूडेंट एक पर्सन है, तो मैं बोल सकता हूँ स्टूडेंट जो है टाइप है पर्सन का, ऐसे प्रोफेसर भी टाइप है पर्सन का। तो यहाँ देखो इनहेरिटेंस लगी हुई है, ठीक है। ये इसकी जो एट्रीब्यूट्स हैं या फिर इसके जो मेथड्स हैं उसको इनहेरिट कर लेगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ भी लगे हुए हैं, है ना। अब सपोज करो इज पास्ट मेथड है, वो एक्सपोज है आपका प्रोफेसर को, ठीक है, और एवरेज मार्क्स जो है वो एक्सपोज नहीं है। तो ऐसा कुछ मैं इस्टेब्लिश कर सकता हूँ उसके अंदर। प्रोफेसर क्या है, वो किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट का, स्टूडेंट डेटा पॉइंट का
इस पास मेथड को कॉल करके वो ये पता कर सकता है कि पास हुआ था कि नहीं, ठीक है। और सपोज करो इस पास के अंदर कुछ आपके एल्गोरिदम लिखी हुई है, वो क्या करता है, एक फर्दर डीबी के अंदर जो स्टूडेंट से रिलेटेड उसका पास्ट का डेटाबेस है, उसमें जाके चेक करता है कि क्या वो 2021 में पास हुआ था या 2010 में पास हुआ था, मतलब ऐसा या कितने सब्जेक्ट में फेल हुआ था, इस टाइप की इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हो। तो मतलब स्टूडेंट को अपने प्रोफेसर को अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, ठीक है। या ऐसा कोई भी इन्फॉर्मेशन जो स्टूडेंट के कॉरस्पॉन्डिंग प्रोफेसर को जाननी चाहिए वो मैं मॉडल कर सकता हूँ यहाँ पे, है ना। और जो नहीं जाननी चाहिए, जैसे स्टूडेंट का कोई स्टूडेंट ने कब कब छुट्टियाँ ली थी, ठीक है, या फिर स्टूडेंट से रिलेटेड कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो कि आपके यूनिवर्सिटी को तो पता है बट प्रोफेसर को ना पता हो, तो वो मैं इसे हाइड भी कर सकता हूँ, है ना। ऐसा कुछ कर सकता हूँ। आगे जो पर्सन है, पर्सन कहीं पे रहता होगा तो एड्रेस को स्टोर किया हुआ अलग से आपका ऑब्जेक्ट बना के, और पर्सन से मैं एक लिव्स एट मेथड कॉल करता हूँ, वो मेथड मुझे बताया था कि भाई उसका एड्रेस क्या है, ठीक है। तो मेथड्स के थ्रू मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ बाकी ऑब्जेक्ट्स से, ठीक है। तो यही आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल है, ठीक है। अब इसके बाद एडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेज क्या है, डेटा स्टोरेज एंड रिट्रीवल इजी एंड क्विक, क्योंकि ऑब्जेक्ट के फॉर्म में डेटा आ जाता है, उसमें मोस्टली सारा इन्फॉर्मेशन, जैसे कि बोलता हूँ ऑल बिट्स इन्फॉर्मेशन इंस्टेंटली आ जाती है उस पर्टिकुलर पैकेज से रिलेटेड। तो मुझे ज्वाइन वाइन करके इन्फॉर्मेशन नहीं लेके आनी पड़ती, ठीक है। तो कुछ इन स्किल जैसा है, कुछ कंप्लीटली नहीं, ठीक है। कैन हैंडल कॉम्प्लेक्स डेटा रिलेशंस, कॉम्प्लेक्स डेटा रिलेशन को हैंडल कर सकता है, एंड मोर वेराइटी ऑफ डेटा टाइप्स देन रिलेशनल डेटाबेसेस। कॉम्प्लेक्स रिलेशन कैसे हैंडल कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर रिलेशन जो है उस तरीके से लिखे ही नहीं गए हैं कि सब कुछ इंडिविजुअली टेबल होना चाहिए, रिडंडेंसी नहीं होनी चाहिए, आपके नॉर्मलाइजेशन बहुत ही तगड़ी लगी होनी चाहिए, ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं कोई पर्टिकुलर मेथड है या फिर पर्टिकुलर नॉर्म नहीं है यहाँ पे। रिलेटिवली फ्रेंडली होता है मॉडल करना इन द रियल वर्ल्ड। तो बेसिकली आप देखो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्यों आई थी पिक्चर में, कि भाई वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में ज़्यादा आसान है, उनको रियल वर्ल्ड आपको मॉडल करना आसान होता है अपने सॉफ्टवेयर को। तो सपोज करो आपका सॉफ्टवेयर है जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस पे लिखा हुआ है और आपका डीबी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस पे लिखा हुआ है, तो दोनों को इंटरेक्ट कराना आपस में ईजी है, क्योंकि दोनों एक ही पैराडाइम में लिखे हुए हैं सोच के, राइट, ठीक है। वर्क्स विद द फंक्शनैलिटी ऑफ ऊप्स एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस, यानी कि आपने C++ में कुछ लिखा हुआ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड केस में और आप उसको फिर या जावा में लिखा हुआ और आप यूज़ करना चाहते हो आपका पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डीबी, तो उसके इंटरेक्शन जो है आसान होगी, क्योंकि दोनों ही एक ही माइंडसेट से लिखे हुए हैं, है ना। इसके डिसएडवांटेज क्या है, हाई कॉम्प्लेक्सिटी कॉजेज परफॉर्मेंस इश्यूज लाइक रीड राइट। कई बार ये भी ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है। अब ने एड्रेस अलग स्टोर किया हुआ है, लीव सेट करके आप बार बार कॉल करके लेके आ रहे हो, तो परफॉर्मेंस इशू बढ़ जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। बार बार आपको कॉल कर रहे हो, मेथड्स कॉल कर, आप इन्फॉर्मेशन निकाली मेथड कॉल करके रहे हो, है ना। इसका कम्युनिटी सपोर्ट कुछ ज़्यादा नहीं है, स्टार्टिंग में बोला था, एज कम्पेयर टू रिलेशनल डीबी बहुत मैच्योर है ना। और इसके अंदर व्यूज सपोर्टेड नहीं होते रिलेशनल डीबी के साथ, जैसे कि रिलेशनल डीबी में व्यूज़ बना सकते हो ना, व्यू डिक्लेयर कर सकते हो, और आप व्यू को कॉल करते हो तो फिर स्टूडेंट का एक ट्रिम डाउन वर्जन आपका किसी पर्टिकुलर प्रोफेसर को दिख जाता है। स्टूडेंट की सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दिखेगी, पर्टिकुलर वो दिख जाएगी, ठीक है। तो ऐसा व्यूज़ का यहाँ पे सपोर्ट नहीं हो सकता, होस्ट पर आप व्यूज़ को इम्प्लीमेंट तो कर ही सकते हो, है ना, इनकैप्सुलेशन का यूज़ करके में भी, है ना। तो एग्जाम्पल क्या आपका ऑब्जेक्ट डीबी और जेमस्टोन, ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। थर्ड चलते हैं NoSQL डेटाबेसेस के बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, पिछली वीडियो में हमने बहुत ही बढ़िया से NoSQL डीबी के बारे में पढ़ा है, ठीक है। एक बार क्विक रिव्यू कर लेते हैं। नॉन टेबुलर बेसिस के डेटाबेसेस है ना, इसमें जो स्टोरेज है डेटा की वो अदर देन द रिलेशनल टेबल्स की तरीके से स्टोर होती है, ठीक है, और स्कीमा फ्री होता है ये, ठीक है। टेबल्स तो होते ही नहीं है इसमें, ह्यूज डेटा को हैंडल कर सकता है, रिडंडेंसी होती है यहाँ पे, रिपीटेड डेटा होता है यहाँ पे, है ना। बाकी आप लेक्चर 15 में जाके पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। आगे समझते हैं हिरार्किकल डेटाबेसेस। अब हिरार्किकल डेटाबेस की मैं बात करूँ तो आप इसके अंदर इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हो हिरार्की के बेस में, आपको समझ आ रहा होगा। इसका बहुत ही प्राइम एग्जांपल बताता हूँ मैं रियल वर्ल्ड से, फैमिली ट्री। फैमिली ट्री में क्या होता है, सबसे पहले आपके ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, फिर आपके पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, फिर उनके भी कोई इंडिविजुअल्स होते हैं, है ना, फिर उनके फर्दर इंडिविजुअल्स होते हैं,
तो ऐसे हिरार्की बनी हुई है, सबसे पहले एक रूट है, ठीक है, और रूट के कॉरस्पॉन्डिंग पे हिरार्की बनी हुई है। तो इस तरीके से इन्फॉर्मेशन जो आपको स्टोर करना होता है तो आप हिरार्किकल डेटाबेस का यूज़ करते हो, ठीक है। इसका सबसे बड़ा यूज़ केस क्या है कि जब अब कि आपको इन्फॉर्मेशन ऊपर से नीचे चाहिए होती है, ऐसे आप इसे ऐसे ट्रैवर्स करके इन्फॉर्मेशन लेके आना चाहते हो। जब इस केस में इस तरीके की रिक्वायरमेंट होती है तब आप यूज़ करते हो। इसका एक और एग्जांपल मैं बताता हूँ, फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम में क्या होता है, लिनक्स फाइल सिस्टम की बात करूँ तो सबसे पहले एक रूट डायरेक्टरी होती है जिसको मैं ऐसे भी बोलता हूँ, ठीक है। रूट के बाद आप फर्दर आपका होम, फिर आपका मान लो फर्दर यूज़र्स हैं कोई, वो ऐसी टेम्प, ठीक है। होम के अंदर आपने कोई डायरेक्टरी बनाई हुई है, मूवीज़, ऐसे बनेगी मूवीज़, म्यूज़िक, ठीक है। ऐसे फर्दर आपने डायरेक्टरीज बनाई हुई हैं। तो इस चीज़ में एक चीज़ नोटिस करो आप, जो पेरेंट है ना वो एक ही है, एक पेरेंट है और उसके फर्दर चाइल्ड्स हैं। तो पेरेंट चाइल्ड रिलेशन होता है यहाँ पे, ठीक है। आपको पता है कि भाई ऊपर एक पेरेंट होगा, उसके फिर चाइल्ड होंगे, फिर वो पेरेंट होगा, खुद उसके चाइल्ड होंगे। तो इस तरीके से जब इन्फॉर्मेशन को आपको स्टोर करना होता है तब आप हिरार्किकल डीबी का यूज़ कर सकते हो। फाइल सिस्टम इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। ये बस समझ लेते हैं। इसके अंदर आपका मोस्ट appropriate for use case in which the main focus of information gathering is based on the concrete hierarchy, यानी इन्फॉर्मेशन गैदर करना, मुझे ऊपर से नीचे इन्फॉर्मेशन चाहिए। इसका एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल है आपका ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट की कैसे हिरार्की है, सबसे पहले सीईओ, फिर वीपी है आपके, ठीक है, फिर आपके मान लो प्रेसिडेंट्स, पहले प्रेसिडेंट्स हैं, वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, सीटीओ है, फिर उसके बाद आपका कोई सीनियर डायरेक्टर है, मैनेजर्स हैं, मार्केटिंग का डायरेक्टर, ऐसे कर करके डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं। यहाँ पर डिपार्टमेंट का बोलता हूँ, सबसे ऊपर आपका कंपनी है, फिर उसके बाद मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, ठीक है, फिर उसके बाद आपका कोई HR डिपार्टमेंट है, फिर आपका मान लो CA डिपार्टमेंट है, कुछ डिपार्टमेंट है, उसके फर्दर आप मेरे डिपार्टमेंट डिवाइड किए हुए हैं। तो इस तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है। सपोज करो ऑर्गेनाइजेशन के सारे डिपार्टमेंट्स की इन्फॉर्मेशन स्टोर है कि कौन किसको रिपोर्ट करता है, कौन मैनेजर किसको रिपोर्ट करता है, कौन सा डिपार्टमेंट किस डिपार्टमेंट के अंडर आता है। तो इस टाइप की इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी होती है मुझे, तो मैं हिरार्की डेटाबेस का यूज़ करता हूँ, ठीक है। जो कंक्रीट हिरार्की की तरीके से मुझे इन्फॉर्मेशन गैदर करना है तब मुझे ये चाहिए। सच एज सेवरल इंडिविजुअल एम्प्लॉयज रिपोर्टिंग टू सिंगल डिपार्टमेंट एट ए कंपनी, ठीक है। सपोज करो आपका डिपार्टमेंट है, आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियर डिपार्टमेंट है, इसके अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, फिर एक एम्प्लॉय के अंदर और फर्दर एम्प्लॉयज़ हैं, एक लीड के अंदर और फर्दर लीड्स हैं, ऐसे करते करते ऐसे इन्फॉर्मेशन स्टोर है। जब ऐसे स्टोर करने में इन्फॉर्मेशन तो मैं हिरार्किकल डीबी का यूज़ करता हूँ, ठीक है। मुझे इसके अंदर जब मुझे पता ही है कि इस तरीके का डेटा मेरे पास है तो मैं फालतू में NoSQL डेटाबेस या फिर आपका रिलेशनल डेटा मॉडल यूज़ नहीं करूँगा, ठीक है। रिलेशनल डेटा मॉडल के अंदर तो एक मल्टीपल से, ठीक है, M/N के रिलेशन एस्टेब्लिश हो रखे होते हैं, है ना, उसका यूज़ केस अलग है। तो मैं बेफालतू में ना कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाऊंगा नहीं, मुझे पता है डेटा ऐसे ही मुझे रिट्रीव करना है, तो मैं हिरार्किकल डेटाबेस का डायरेक्ट यूज़ कर लूँगा क्योंकि ये सिंपल है ना, मेरे यूज़ केस में बैठ रहा है। द स्कीमा फॉर द हिरार्किकल डेटाबेस इज डिफाइंड बाई इट्स ट्री लाइक ऑर्गेनाइजेशन, है ना, इन्वर्टेड ट्री लाइक ऑर्गेनाइजेशन होती है इसके अंदर, इन विच देयर इज टिपिकली रूट पेरेंट, एक पेरेंट होता है, डायरेक्टरी ऑफ द डेटा स्टोर्ड एज रिकॉर्ड दैट लिंक्स टू वेरियस सब डायरेक्टरीज, ठीक है। फाइल सिस्टम समझ लो, सब डायरेक्टरीज के साथ इन्फॉर्मेशन है, एंड ईच सब डायरेक्टरी ब्रांच टू द चाइल्ड रिकॉर्ड मे लिंक टू वेरियस अदर सब डायरेक्टरी ब्रांचेस, ठीक है। तो इस तरीके से डेटा को स्टोर करना आपका रिक्वायरमेंट ऐसे है तो आप यूज़ करोगे। सपोज करो आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, आपके पास आप नेक शॉप खोलिए इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो उसके अंदर आपने एक टेबल बनाया इलेक्ट्रॉनिक्स का, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स सारे। अब इस इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आपने एक और टेबल बनाया, टेबल या फिर किसी तरीके स्टोर किया, आपने क्या रखा है, फ़ोन्स, ठीक है, फिर आपने रखा है यहाँ पे टीवीज़, फिर आपने यहाँ पे रखा है वॉशिंग मशीन, फिर फ़ोन्स के अंदर आपने रखा हुआ है मान लो सब एप्पल के फ़ोन सारे, ठीक है, सैमसंग के फ़ोन, ठीक है, ऐसी फर्दर टीवी आपने रखा हुआ है मान लो LCD टीवी, LED टीवी, आपने ये शॉप खोली हुई है अपनी, ठीक है। तो ऐसे इन्फॉर्मेशन आप स्टोर कर सकते हो, है ना, ठीक है। और यहाँ पे वॉशिंग मशीन में आपने ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक, इस तरीके से रखा हुआ है। तो इन्फॉर्मेशन जो आपको ऐसे स्टोर करनी है तो आप ऐसे कर सकते हो। आपने इलेक्ट्रिकल, आपने मान लो कोई बिज़नेस खोला है या फिर इलेक्ट्रिक की शॉप खोली है आपने, है ना। अब आप सपोज ये चाहते हो कि आपके कितने टाइप के टीवी है, सारे टीवी लिस्ट कर दो, तो आप क्या करोगे, अपने यहाँ पे ट्रैवर्स करोगे, यहाँ से फिर टीवी के पास जाओगे, टीवी के पास जाके LCD,
की सारी नोट्स प्रिंट कर दोगे, इधर जाके आप एलईडी की सारी नोट्स प्रिंट कर दोगे। तो जब मुझे ऐसे डेटा को रिट्रीव करना है, ऊपर से नीचे डेटा को रिट्रीव करना है, तो मैं इस टाइप के डेटाबेस का यूज़ करता हूँ, ठीक है। सिंस द डिस्क स्टोरेज सिस्टम इज ऑल्सो इनहेरिटली ए हायरार्किकल स्ट्रक्चर, दीज मॉडल कैन बी यूज इन फिजिकल मॉडल। अब याद करो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि मेरे पास एक कॉन्सेप्चुअल स्कीमा होता है, एक फिजिकल स्कीमा होता है, राइट, है ना। कंसेप्चुअल और फिजिकल और व्यू स्कीमा होता है। तो जो कंसेप्चुअल स्कीमा होता है वो लॉजिकल स्कीमा है ना, कैसे बताता है कौन सा डेटा कैसे रिलेटेड है, डेटा है क्या। और फिजिकल स्कीमा बताता है कि इस डिस्क में कैसे स्टोर करूंगा मैं। अब इसके साथ ना बहुत ही बड़ी एडवांटेज ये है कि क्योंकि आपका लॉजिकल स्कीमा भी कैसा है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर, और आपका फाइल सिस्टम भी क्या होता है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आप जिस तरीके से आपने अपना लॉजिकल स्कीमा बनाया है उसी तरीके से आप डिस्क के अंदर यानी कि फाइल सिस्टम के अंदर भी उसी स्कीमा को उठा के कॉपी पेस्ट करके आप वैसे ही आप डिराइव कर सकते हो, वैसे ही आप स्टोर कर सकते हो। तो इसलिए वो बोल रहा है कि फिजिकल मॉडल जो है उसमें इसी तरीके से उसको स्टोर कर सकते हैं, फिजिकल मॉडल के तरीके से भी ये यूज़ हो सकता है। सिंस द डिस्क स्टोरेज सिस्टम इज ऑल्सो इनहेरिटली हायरार्किकल स्ट्रक्चर, दीज मॉडल कैन बी यूज्ड फॉर फिजिकल मॉडल, है ना। ये हमें समझ आ गया। अब इसकी एडवांटेज क्या है, इसकी की एडवांटेज क्या है कि ये इजी टू यूज़ है, ठीक है। आपने अपने इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप खोली तो सिंपली आप भी यूज़ कर सकते हो इसको, है ना। एकदम सिंपल स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है मुझे। वन टू मैनी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डेटा मेक्स ट्रेवर्सल सिंपल एंड फास्ट, विच इज आइडियल यूज केस सच एज वेबसाइट, ड्रॉप डाउन मेन्यूज एंड कंप्यूटर फोल्डर सिस्टम, है ना। और हमने एक एग्जाम्पल देखा जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला। Due to separation of table from physical storage structure, information can be easily used or deleted without affecting the entirety of the database. कैसे? वैसे कहना चाह रहा है कि जैसे आपका क्या था, इलेक्ट्रॉनिक्स, टीवी थे, फोन्स थे। तो सपोज करो आपका मन किया कि यार मैं टीवी बेचना छोड़ रहा हूँ अपना, तो टीवी का डेटाबेस की इस नोड को आप ड्रॉप कर दोगे। तो जब रूट इसको ड्रॉप कर दोगे तो ये रूट होगी, इसके जितने भी चाइल्ड्स होंगे वो सारे ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे, तो आपका डेटाबेस आराम से फ्री हो जाएगा। तो इसको मैनेज करना बहुत आसान है। मोस्ट मेजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफर फंक्शनलिटी फॉर रीडिंग ट्री लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो मतलब ट्रीज तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डीएसए में आपने पढ़े हैं, तो मोस्ट प्रोग्रामिंग इसका सपोर्ट भी देती है। अब इसकी मेजर डिसएडवांटेज क्या है कि इनफ्लेक्सिबल है नेचर में। ये वन टू मैनी स्ट्रक्चर तो है, बट सपोज करो जो सिबलिंग्स है, सिबलिंग्स के अंदर भी कोई रिलेशन है, अगर सिबलिंग के अंदर भी कोई रिलेशन है तो उसको कैसे एस्टेब्लिश करोगे, है ना। ये तो बोल रहा है ना ऐसा कि वन टू मैनी होने चाहिए, एक ही लेवल पे आप आपस में रिलेशन नहीं एस्टेब्लिश कर सकते। तो अगर आपको ऐसा यूज़ केस हो तो उसमें आपको यूज़ नहीं कर पाओगे, है ना। तो इस टाइप की प्रॉब्लम है इसके अंदर, ठीक है। तो यही लिखा है यहाँ पे, द वन टू मैनी स्ट्रक्चर इज नॉट आइडियल फॉर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एज इट कैन नॉट डिस्क्राइब रिलेशनशिप इन विच ईच चाइल्ड नोड हैज मल्टीपल पेरेंट नोड्स। एक चाइल्ड नोड क्या मल्टीपल पेरेंट नोड हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है आपका यूज केस। ऑल्सो द ट्री लाइक स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा रिक्वायर्स टॉप टू बॉटम सिक्वेंशियल सर्च विच इज टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। अब सपोज करो आपने बहुत बड़ा ट्री स्ट्रक्चर हो गया आपका, तो क्योंकि आपको ऊपर से रूट से ही हमेशा सर्च शुरू करना पड़ता है, रूट से आप नीचे ट्रैवर्स करते हो, तो जब बहुत बड़ा बहुत ज़्यादा डेटा हो जाएगा तो इसको मेंटेन करना या फिर इसके अंदर ट्रेवर्सल जो है बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो उस केस में ये बेकार है यूज़ करना। इसका एग्जांपल है IBM का IMS, ठीक है। IBM का IMS इसका एक काफ़ी अच्छा एग्जांपल है। और IBM IMS की फुल फॉर्म क्या है, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। IBM का इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। अब जैसे कि हमने इसकी डिसएडवांटेज देखी कि भाई एक जो नोड है उसके मल्टीपल पेरेंट्स नहीं हो सकते। अब जहाँ पर ये यूज़ केस है आपका कि भाई एक नोड के मल्टीपल पेरेंट्स होने चाहिए, तो उस केस में हम नेटवर्क डेटाबेस का यूज़ करते हो। दिस इज द 5th टाइप ऑफ डेटाबेसेस। इसके अंदर बस एक सिंपली एक्सटेंशन है, यानी कि रिलेटेड है पूरा, हिरार्किकल की तरह ही हिरार्की ही बनती है इसके अंदर, है ना। कुछ ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है बट मल्टीपल पेरेंट्स हो सकते हैं। अब जहाँ पे मल्टीपल पेरेंट्स हो सकते हैं तो मैं बोल सकता हूँ ये ग्राफ लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। एक ग्राफ लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, तो इसलिए इसकी ऑर्गेनाइजेशन एक ग्राफ स्ट्रक्चर की होती है। द चाइल्ड रिकॉर्ड आर गिवन द फ्रीडम टू एसोसिएट विद मल्टीपल पेरेंट रिकॉर्ड्स। चाइल्ड नोड के पास फ्रीडम है कि मल्टीपल पेरेंट रिकॉर्ड में इस टाइप मतलब मल्टीपल पेरेंट्स उसके हो सकते हैं, उसमें रिलेशन हो सकता है। इसके अंदर कॉम्प्लेक्स रिलेशन हैंडल हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स रिलेशन हैंडल नहीं हो रहे थे, ठीक है। मल्टीपल पेरेंट्स हो तो आप नहीं स्टोर कर पाते, क्योंकि हिरार्किकल डेटाबेस बोलता है कि आपका चाइल्ड का एक ही पेरेंट होना चाहिए, ठीक है। अब इसके अंदर M/N लिंक्स भी हो सकते हैं, तो अब क्योंकि M/N लिंक्स है तो ये और स्लो हो जाएगा। ट्री वाला तो स्लो ही था ही, जब बहुत सारा डेटा था तो ट्री लाइक स्ट्रक्चर जो था आपका हिरार्किकल डेटाबेस वो तो स्लो था ही, हमने अभी देखा।
इसके अंदर भी जो बहुत ज़्यादा डेटा हो जाएगा, तो इसके अंदर डेटा तो बहुत ज़्यादा है, साथ में M/N के लिंक्स हैं, तो ट्रेवर्सल जो है ना आपको वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा। ग्राफ का ट्रेवर्सल कॉस्टली होता है, ठीक है। सेम प्रॉब्लम यहाँ भी आएगी। इसका भी जो वेब कम्युनिटी सपोर्ट है बहुत अच्छा नहीं है, ये ज़्यादा फेमस नहीं है, ठीक है। इनके बहुत ही स्पेसिफिक यूज़ केस हैं इसके, हिरार्किकल डेटाबेस के और नेटवर्क डेटाबेस के बहुत स्पेसिफिक यूज़ केस है। इवन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस का भी बहुत स्पेसिफिक यूज़ केस है, ठीक है। ज़्यादा यूज़ नहीं होते ये, मतलब ज़्यादा कम्युनिटी सपोर्ट, जिसका ज़्यादा कम्युनिटी सपोर्ट ही नहीं है तो ज़्यादा यूज़ नहीं हुए हैं पास्ट में और आगे भी यूज़ नहीं होंगे। मोस्ट फेमस डेटाबेसेस यही हैं आपके, रिलेशनल डेटाबेस और NoSQL डेटाबेसेस, ठीक है। NoSQL डेटाबेस मॉडर्न डेटाबेसेस हैं, है ना, और रिलेशनल डेटाबेस बहुत टाइम से चले आ रहे हैं, है ना, पुराने हैं बहुत और बहुत मैच्योर डेटाबेसेस है, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं। इसका एक एग्जांपल है इंटीग्रेटेड डेटा स्टोर, IDS और IDMS, इंटीग्रेटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये पुराने एग्जांपल है। टर्बो इमेज, ठीक है, ज़्यादा यूज़ भी नहीं होते आज की डेट में, बहुत ही पुराने लेगेसी सिस्टम्स में यूज़ होते होंगे, ठीक है। अब नेटवर्क डेटाबेस का एक बार एग्जांपल देख लेते हैं, है ना। 5th टाइप आपका नेटवर्क DB है, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज करो आपका एक नोड है, आपकी रूट नोड है आपकी यूनिवर्सिटी, तो इसके अंदर आपके क्या आते हैं, डिपार्टमेंट्स, ठीक है, एडमिन है आपका, तो ये ऐसे रिलेटेड होगा। डिपार्टमेंट आपके पास क्या क्या है यहाँ पे, स्टूडेंट, फैकल्टी और स्पोर्ट्स सपोज करो। अब सपोज करो यहाँ पे क्लब्स हैं आपके, ठीक है। स्टूडेंट और फैकल्टी भी कुछ क्लब्स में हो सकती हैं, स्पोर्ट्स भी कुछ क्लब में इस्टेब्लिश हो सकते हैं। तो इस टाइप के देखो मल्टीपल आपके पेरेंट हैं। स्टूडेंट का पेरेंट जो है वो डिपार्टमेंट भी है और क्लब्स भी है, ठीक है। फैकल्टी का पेरेंट डिपार्टमेंट भी है और क्लब्स भी हैं। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको बनाना हो, आपका हो कि आपको मल्टीपल पेरेंट्स की ज़रूरत है, मल्टीपल पेरेंट्स हैं उसके, मल्टीपल पेरेंट्स के रिलेशंस हैं, तो उस केस में आप नेटवर्क DB का यूज़ करोगे, ठीक है। और आपको ध्यान किन पे ज़्यादा देना है, कौन कौन से डेटाबेसेस आप यूज़ करोगे अगर आप एक अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हो। और जो मार्केट में यूज़ होते हैं वो है रिलेशनल डेटाबेसेस और NoSQL डेटाबेसेस। क्लाउड की किसी कंपनी में जाते हो, क्लाउड सिस्टम्स अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हैं तो वहाँ पे आप NoSQL डेटाबेस बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है। प्राइम एग्जांपल इसका बहुत ही फेमस है MongoDB, लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं सब, ठीक है। तो ब्रीफली आपको ना हर डेटाबेस के बारे में पता होना चाहिए, है ना, कि रिलेशनल डेटाबेस कब इसका यूज़ केस आता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कब मैं यूज़ करता हूँ, क्या यूज़ केस है मेरा, एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, किसका ज़्यादा अच्छा सपोर्ट है मार्केट में अवेलेबल। अगर आप खुद का एक सॉफ्टवेयर बनाते हो तो आप क्या यूज़ करना चाहोगे, क्या आप रिलेशनल डेटाबेस यूज़ करोगे, या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यूज़ करोगे, या फिर NoSQL यूज़ करोगे, या हिरार्किकल यूज़ करोगे। अगर आपका बहुत ही आपको पता है कि आपका हिरार्किकल जैसा स्ट्रक्चर है, उसके ज़्यादा आप कुछ नहीं है, सिबलिंग्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, नॉर्मल है बस, तो उस केस में आप हिरार्किकल डेटाबेस को यूज़ कर लो, ठीक है। और मल्टीपल अगर आपके पेरेंट है उस केस में आप नेटवर्क डेटाबेस का यूज़ कर लोगे, ग्राफ लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया। अगर मैं फिर से बोलूँ तो सबसे ज़्यादा आपको ध्यान किन पे देना है, इस पे और इस पे, ठीक है। बाकी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है। हो सकता है आपको इंटरव्यू में पूछ लिया जाए कि आपको रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है और NoSQL ये आपने फटाफट बता दिया, उसके अलावा अभी कौन कौन से डेटाबेस होते हैं, कुछ आप हिंट देना चाहोगे, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया इंटरव्यूअर ने, तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए हर का, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। तो इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको आइडिया हो गया होगा डिफरेंट टाइप ऑफ डेटाबेसिस का, है ना, और कब कौन सा यूज़ होता है, किसको आपको यूज़ करना है, कौन से ज़्यादा पॉपुलर हैं, किसका आपको डेवलपर सपोर्ट नहीं मिलेगा, ठीक है, किसका कम्युनिटी सपोर्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। आप अपना खुद का सॉफ्टवेयर बनाते हो तो आप किसको यूज़ करोगे, ठीक है। अब आपका काम क्या है, आपका काम यह है, आप माइंड में ये सोचो कि आप सपोज करो कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो, कोई इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हो, या फिर आप गूगल मैप्स बना रहे हो, या कुछ भी बना रहे हो, कोई भी सॉफ्टवेयर अपने दिमाग में रखो और आप इन पांचों में से कौन सा डेटाबेस यूज़ करोगे, ठीक है। ये आप कमेंट सेक्शन में बताओ। कमेंट सेक्शन में आप बताओगे कि आपका फेवरेट डेटाबेस कौन सा है, आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा लगता है, और आप अपने यूज़ केस में जो भी आपने दिमाग में यूज़ केस सोचा है उसमें आप कौन सा डेटाबेस यूज़ करोगे। क्या आप रिलेशनल डेटाबेस यूज़ करोगे, या आप NoSQL डेटाबेस यूज़ करोगे, ठीक है, या कोई और यूज़ करोगे जिनका कम डेवलपर सपोर्ट है ना। बहुत ही बढ़िया। इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।